तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम हिंदी के एक बहुत ही खास कवि केदारनाथ सिंह की दुनिया में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास उनकी 2 कविताएं हैं जो मतलब मिजाज में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हाँ, एक है बनारस और दूसरी दिशा। और ये दोनों मिलकर ही हमें उस कवि की रेंज दिखाती हैं। एक तरफ एक पूरा शहर है अपनी पूरी जटिलता के साथ, और दूसरी तरफ एक बच्चे से हुई एक छोटी सी पर बहुत गहरी मुलाकात। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम केदारनाथ सिंह के लिखने के अंदाज के जादू को उसे पकड़ सकें। वो कैसे रोजमर्रा की चीजों में से असाधारण तस्वीरें खींच लाते थे, और कैसे उनकी कविताओं में एक बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज सुनाई देती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले कवि को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि कवि को समझे बिना कविता तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। केदारनाथ सिंह वो 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव चकिया में पैदा हुए थे। मतलब उनकी जड़ें पूरी तरह से जमीन से, गांव से जुड़ी हुई थीं। हाँ। और एक बात जो मुझे उनके बारे में पढ़ते हुए बहुत दिलचस्प लगी, वो थी उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और उनकी पीएचडी का विषय था आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। ये शब्द बिंब विधान, अ स्ट्रक्चर ऑफ इमेजरी, ये थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर क्या यही उनकी कविता को समझने की चाबी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही चाबी है। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो आप कह सकते हैं कि बिंबों के अध्येता भी थे। अच्छा। वो जानते थे कि शब्दों से तस्वीरें कैसे बनाई जाती हैं। उनकी कविताएं पढ़ते हुए लगता है कि आप कुछ पढ़ नहीं रहे बल्कि देख रहे हैं। चीजें आपकी आंखों के सामने घटने लगती हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी सोची समझी कला थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वे शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से सोचते थे? जैसे उनके एक शुरुआती कविता संग्रह का नाम ही है जमीन पक रही है। हाँ, बिल्कुल। ये शीर्षक ही अपने आप में एक पूरी तस्वीर है। इसमें जमीन, रोटी, बैल, इन सब पर कविताएं हैं। ये सब बहुत आम चीजें हैं। और यही तो उनकी खासियत थी। उन्होंने बड़े बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बड़ी बड़ी चीजों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने गांव घर की छोटी छोटी चीजों को अपनी कविता का, कह सकते हैं, नायक बनाया। और उनकी भाषा, वो भी ऐसी ही सहज थी। बिल्कुल, जैसे कोई आपसे बैठकर बातें कर रहा हो। बहुत सहज, बहुत पारदर्शी, कोई भारी शब्द नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सीधी दिल से निकली बात। और उनके सीधे सच्चे अंदाज को पहचान भी मिली। 1989 में उनके संग्रह अकाल में सारस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, और इसके अलावा भी उन्हें व्यास सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान जैसे कई पुरस्कार मिले। बिल्कुल। उनके काव्य संग्रहों के नाम ही देखिए। अभी, यहाँ से देखो, बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल। ये नाम ही बताते हैं कि उनकी दुनिया कितनी फैली हुई थी। और उनकी भाषा की यही सहजता और बिंबों पर पकड़ उनके सबसे मशहूर कामों में से एक में खुलकर सामने आती है। आप बनारस की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। वो कविता तो जैसे एक चलता फिरता जीता जागता शहर है। जब हम बनारस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में घाट, मंदिर, गंगा आरती, ये सब आता है। पर केदारनाथ सिंह हमें एक अलग ही बनारस दिखाते हैं। वो हमें वो बनारस दिखाते हैं जिसे महसूस किया जा सकता है। कविता की शुरुआती देखिए, वो ये नहीं कहते कि वसंत आया, वो कहते हैं कि वसंत शहर में अचानक आता है। और कहाँ से आता है? लहरतारा या मड़वाड़ी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। बिल्कुल। ये तो वसंत का कोई रोमांटिक स्वागत नहीं हुआ, ये तो धूल का बवंडर है। और फिर वो लिखते हैं, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। एक शहर की जीभ, कमाल की इमेज है। उन्होंने पूरे शहर को एक जिंदा शरीर बना दिया है जो उस धूल को महसूस कर रहा है। यही है बिंबों का जादू। और ये वसंत सिर्फ धूल नहीं लाता, वो शहर की आत्मा तक में बदलाव लाता है। कवि कहते हैं कि इस वसंत के आने से घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। अब पत्थर कैसे मुलायम हो सकता है? पर ये एहसास की बात है ना, एक फीलिंग की बात है। बिल्कुल। और बंदरों की आंखों में नमी, और वो लाइन तो दिल में उतर जाती है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? भिखारियों के खाली कटोरों में उम्मीद की एक चमक भर गई है। ये वसंत सिर्फ पेड़ों पर नहीं, इंसानों के मन में उतर रहा है। और इसके बाद कवि शहर की रफ्तार पर आते हैं। और बनारस की रफ्तार क्या है? धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे उड़ती है धूल, धीरे धीरे चलते हैं लोग,
धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये दोहराव बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे ये धीरे धीरे होना इस शहर का चरित्र है, उसकी पहचान है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज है, भागा दौड़ है, वहीं ये शहर अपनी एक अलग लय में जी रहा है। कवि कहते हैं कि ये एक सामूहिक लय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का धीरे होना नहीं है। पूरा शहर, उसकी हर चीज इसी धीमी गति में बंधी हुई है, और इसी धीमी गति की वजह से शहर में एक ठहराव है, एक स्थिरता है। अच्छा। कभी कहते हैं कुछ भी हिलता नहीं है, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है। गन्ना वहीं है, नाव वहीं है, और यहाँ तक कि तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से वहीं की वहीं है। बिल्कुल। मतलब ये शहर समय से परे है, वो अपनी गति से चलता है, बाहरी दुनिया की रफ्तार उसे छू नहीं पाती। और इसी ठहराव में जिंदगी और मौत भी एक साथ एक ही फ्रेम में मौजूद है। एक तरफ आरती की चमक है, आलोक है, और दूसरी तरफ चिताओं की आग। सही। और दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करते, शहर ने दोनों को स्वीकार कर लिया है। हाँ, रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस एक लाइन में कितना कुछ है। अंधेरा भी, चमक भी, रोज का नियम भी, और अनंत की यात्रा भी। सही कहा। कविता का अंत तो और भी ज्यादा दार्शनिक हो जाता है। कवि बनारस को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में है। ये क्या है? ये तो विरोधाभासों का शहर है। और यही बनारस की असलियत है। वो किसी एक परिभाषा में नहीं बन सकता। वो एक ही समय में पवित्र भी है और लौकिक भी, जीवन भी है और मृत्यु भी। और फिर कवि कहते हैं कि जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, यानी जो भौतिक शहर है, जो इमारतें और घाट हैं, वो तो दिख रहे हैं, वो खड़े हैं। लेकिन जो नहीं है, उसे किसने थाम रखा है? उसे थाम रखा है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। वाह! यानी इस शहर को सिर्फ ईंट पत्थर ने नहीं, बल्कि आस्था ने, प्रार्थनाओं ने, धुएं ने, सुगंध ने, मतलब अदृश्य चीजों ने थाम रखा है। इस शहर की आत्मा इन चीजों से बनी है। हाँ। और वो आखिरी तस्वीर तो दिमाग में छप जाती है। ये शहर अपनी एक टांग पर खड़ा है और अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। जैसे कोई तपस्वी हो। बिल्कुल, जो सदियों से एक ही मुद्रा में तपस्या कर रहा हो और उसे दुनिया की कोई खबर ही न हो। ये शहर अपनी ही आध्यात्मिक दुनिया में इतना खोया हुआ है। तो बनारस में कवि एक पूरे शहर की आत्मा को, उसकी सामूहिक चेतना को पकड़ते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि एक शहर सिर्फ भूगोल नहीं होता, एक एहसास होता है, एक लय होती है, एक दर्शन होता है। और कमाल की बात यह है कि वो उतने ही गहरे जाकर एक अकेले इंसान, यहाँ तक कि एक बच्चे के मन को भी समझ सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण उनकी छोटी सी प्यारी सी कविता दिशा में मिलता है। सही कहा। बनारस एक महाकाव्य जैसा एहसास देती है और दिशा एक हाइकू जैसी लगती है। बस चंद लाइनें, पर असर बहुत गहरा। कविता बहुत सरल है। कवि एक बच्चे को देखते हैं जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा है। वो उससे एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, हिमालय किधर है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब भूगोल की किताब में साफ साफ लिखा है, उत्तर दिशा में। पर बच्चा वो जवाब नहीं देता। वो कहता है उधर उधर, और उस तरफ इशारा कर देता है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। जी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बच्चा सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? अजीब है अगर हम उसे एक वयस्क के नजरिए से देखें जो सिर्फ सही जवाब खोज रहा है। पर उस बच्चे के लिए उस पल में हिमालय की भौगोलिक सच्चाई से ज्यादा बड़ी सच्चाई उसकी पतंग है। अच्छा। उसका पूरा संसार, उसका पूरा ध्यान, उसकी सारी ऊर्जा उसी पतंग की दिशा में है। तो उसके लिए दुनिया की सबसे ऊंची चीज, उसका हिमालय, वही है जहां उसकी पतंग है। तो मतलब बच्चे का यथार्थ, उसकी रियलिटी उस पल में भूगोल की रियलिटी से अलग थी। बिल्कुल। और कवि इस बात पर नाराज नहीं होते या उसे ठीक नहीं करते, बल्कि वो कुछ सीखते हैं। कविता की आखिरी लाइन है, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक पढ़ा लिखा समझदार वयस्क ये स्वीकार कर रहा है कि एक बच्चे ने उसे कुछ ऐसा सिखाया जो वो पहले नहीं जानता था। कवि को ये बोध होता है कि दुनिया को देखने का सिर्फ एक सही तरीका नहीं होता। हर किसी का अपना सच होता है, अपना यथार्थ होता है। और उस बच्चे का यथार्थ उसकी पतंग से जुड़ा था। हाँ, और वो उतना ही वास्तविक था जितना कि नक्श पर बना हुआ हिमालय।
तो ये कविता सिर्फ एक बच्चे और पतंग के बारे में नहीं है, ये नजरिए के बारे में है। ये इस बारे में है कि हम दूसरों की दुनिया को, उनके सच को कितनी जगह देते हैं। बिल्कुल, ये कविता हमें सिखाती है कि हम बच्चों से भी कितना कुछ सीख सकते हैं, अगर हम उन्हें सिर्फ सिखाने की बजाय उनसे सीखने के लिए भी तैयार हों। ये कविता हमें अपनी निश्चितताओं पर सवाल उठाना सिखाती है। तो इन दो कविताओं के सफर में हमने केदारनाथ सिंह के काव्य की विशालता को देखा। एक तरफ बनारस का विशाल कैनवस, जहां इतिहास, आध्यात्म, जीवन, मृत्यु सब एक साथ घुले मिले हैं, और दूसरी तरफ दिशा का एक छोटा सा बिंदु, जहां एक बच्चे की नज़र में पूरा ब्रह्मांड सिमट आया है। और दोनों में एक ही धागा है। हाँ, मानवीय संवेदनाओं को सबसे ऊपर रखना और गहरे से गहरे अर्थ को व्यक्त करने के लिए सरल लेकिन यादगार बिंबों का इस्तेमाल करना। उनकी कविताएं चीखती नहीं है, वे शोर नहीं करती। नहीं, वे बस चुपके से हमें दुनिया को एक नए नजरिए से दिखा जाती हैं। वे हमें उन चीज़ों को महसूस करना सिखाती हैं जिन्हें हम शायद रोज देखते तो हैं पर सच में देख नहीं पाते। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। एक जगह कहा गया है कि केदारनाथ सिंह के लिए जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। उनकी कविता का केंद्र हमेशा इंसान और उसके एहसास रहे। और ये बात दिशा कविता के संदर्भ में एक जरूरी सवाल उठाती है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार अपनी सही और वयस्क समझ को दूसरों की दुनिया पर थोपते हैं? हम कितनी बार किसी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हिमालय उधर नहीं, इधर है। और हम क्या नया खोज सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं, अगर बस एक पल के लिए रुककर दुनिया को किसी और के नजरिए से देखें, उस बच्चे की तरह जिसके लिए हिमालय वही है जिधर उसका जुनून, उसकी पतंग उड़ रही है।